प्रेम जी के बचपन के दोस्त कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। उन्होंने वही पिक्चर फेसबुक पर डाली हुई थी। प्रेम जी भी वही पिक्चर देख रहे थे कि तभी उनकी पत्नी शोभा जी उनके लिए चाय लेकर आती। तभी प्रेम जी कहते हैं, देखो तो कुसर को अपने अभी भाभी जी के साथ घूम कर आ रहा है। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सोच रहा हूँ कि हम भी कहीं घूमने चलें। शोभा जी ने कहा, चलेंगे, लेकिन पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए। अरे मुझे क्या हुआ है, वही डॉक्टर तो फालतू में कहता रहता है। प्रेम जी कहते और फिर वही फेसबुक चलाते तो देखते कि उनके बेटे ने भी एक फोटो डाली हुई है, जिसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाते और कहते, क्या? तब शोभा जी ने कहा, क्या हुआ जी, ऐसा क्या देख लिया? तो प्रेम जी कहते, अरे मैं दादा बन गया और तुम दादी बन गई। देखो तो पवन ने फोटो डाली है, फेसबुक पर लिखा है, आज से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी में एक नया सतस जुड़ गया और मैं पापा बन गया। देखो। तभी शोभा जी फोटो देखती हैं और कहती, कितना प्यारा दिख रहा है हमारा पोता, बिल्कुल पवन की तरह। यह सुन प्रेम जी ने कहा, हाँ यह तो बिल्कुल पवन की तरह है और पवन मुझ पर गया है तो यह तो मेरा जैसा दिख रहा है ना। यह कहते वह दोनों जोर से हंसने लगते। तभी वहाँ प्रेम जी के बचपन के दोस्त कुसर और उनकी पत्नी भी आती और प्रेम जी और उनकी पत्नी को जोर से हंसता हुआ देख कहते, क्या हुआ प्रेम और भाभी जी, आप दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आखिर कोई खुशी की बात है तो हमें भी बता दीजिए, हम भी हंस लेंगे। क्यों श्रीमती जी? कुसर जी ने अपनी पत्नी रेखा जी से कहा। तभी शोभा जी कहती, खुशी की बात तो है भाई साहब, हम दादा दादी बन गए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। कुसर जी कहते हैं, तो कब जा रहे हैं पोते को देखने के लिए? बेटे ने रिजर्वेशन तो करवा दिए होंगे ना। यह सुन प्रेम जी और शोभा जी दोनों के चेहरे उदास हो जाते, जिसे देख कुसर जी ने बात को पलटते हुए कहा, अरे मैं भी मूर्ख हूँ, तुझे तो डॉक्टर ने सफ़र करने से मना करा आया तो तू थोड़ी ना जाएगा, और भाभी जी तो तुझे छोड़कर जाएंगी नहीं ना। वैसे भाभी जी इतनी बड़ी खुशखबरी है तो आप मीठा नहीं कराएंगी? कुसर जी ने कहा। तभी शोभा जी कहती, हाँ भाई साहब, अभी लेकर आई। उनके साथ रेखा जी भी रसोई घर में चली जाती। प्रेम जी का उदास चेहरा देखकर कुसर जी पूछती, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? बेटे ने आने से मना कर दिया क्या? तब प्रेम जी ने कहा, आने से मना कर दिया? उसने तो हमें फ़ोन कर कर भी नहीं बताया कि वह पापा बन गया है। अभी अभी फेसबुक पर फोटो देखी तब जाकर मुझे पता चला। क्या हमें बताना उसका कर्तव्य नहीं था? तभी वहाँ शोभा जी आकर कहती, हो सकता है भूल गया हो या इतना व्यस्त हो कि समय ही नहीं मिला हो। वैसे भी वह वहाँ अकेला है और सारा काम उस अकेले को ही तो करना पड़ रहा है ना। सोच रहा होगा फ्री होकर आराम से बात करेगा, और वह नहीं जानता कि आपका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए हमें परेशान करना नहीं चाहता होगा। तभी प्रेम जी ने कहा, तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन मैं इतना भी बीमार नहीं कि अपने पोते को देखने ना जा सकूं, और 2 घंटे का सफ़र तो मैं आराम से कर सकता हूं। कल ही हम अपने पोते को देखने के लिए जाते हैं। अभी मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ। हाँ भाई साहब, यह सही होगा, रेखा जी ने कहा। तभी कुशल जी कहते, पर क्या? प्रेम जी ने पूछा। तब कुशल जी बात को पलटते हुए कहते, पर तू अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना, ठीक है? प्रेम जी ने कहा। तब कुशल जी कहते, तो ठीक है, आप दोनों जाने की तैयारी कीजिए और हम दोनों अपने घर जाते हैं। कहते हुए वही रेखा जी के साथ वहाँ से बाहर आ जाते और कहते हैं, ना जाने क्यों मन कह रहा है कि मेरे दोस्त को वहाँ नहीं जाना चाहिए, और मैं उसे मना भी कैसे कर दूँ? अपने पोते को देखने का मन तो उसका होगा ही। कितना अच्छा इंसान है मेरा दोस्त, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचता है। लेकिन उसका नालायक बेटा उसे इतना कैसे भूल गया? जानती हो ना रेखा तुम, कि जब मेरे दोस्त का बेटा पवन 5 वर्ष का था और वह अचानक से बीमार हो गया, डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन मेरे दोस्त जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर मंदिर, हर दरवाजे पर उन्होंने अपनी झोली फहराई और अपने बेटे की ज़िंदगी मांगी। एक से एक डॉक्टरों को दिखाया, तब जाकर पवन आज इस दुनिया में है। लेकिन आज उसका पिता बीमार है तो वह अपनी पत्नी के साथ
दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसकी सास सुबह से उठकर पूजा पाठ करने रखती है। ससुर जी फ़ोन पर बातें करते थे तो भी उसे तकलीफ होती थी, यहाँ तक कि उसे तो अपनी सास ससुर का रहन सहन, खाना पीना कुछ भी पसंद नहीं आता था। इसलिए पवन की पत्नी रीता ने अलग रहने का निर्णय लिया और पवन ने भी उसका साथ दे दिया। उस दिन सुबह भाभी ने कितना कहा था पवन और रीता से कि घर छोड़कर मत जाओ, बहू गर्भवती है, ऐसी हालत में कोई तो होना चाहिए उसके पास जो उसका ख्याल रख सके। गुस्से में घर छोड़कर मत जा बेटा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। लेकिन पवन और रीता ने एक नहीं सुनी, उनकी और घर को छोड़कर चले गए। पवन ने तो यह भी नहीं सोचा कि उसके पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उससे उसकी ज़रूरत है। 6 महीने होने जा रहे हैं रेखा इस बात को, और 6 महीने में मुश्किल से 6 बार भी पवन ने अपने पिता को फ़ोन नहीं किया होगा। और आज जब वह पापा बन गया तो भी उन्हें भूल गया, यह भी नहीं सोचा कि अपने माँ बाप को इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दूँ। कभी कभी तो विश्वास नहीं होता रेखा कि यह वही पवन है जो अपने पापा से हर छोटी से छोटी बात करता था, जिसे पापा को देखे बिना नींद नहीं आती थी। यदि भाभी जी 2 दिन को भी पवन को लेकर मायके रहती थी तो हल्ला मचा देता था कि मुझे तो पापा के पास जाना है, जो अपने पापा के बिना 2 दिन नहीं रह सकता। आज वह अपने पापा को इतना कैसे भूल गया? रेखा जानती हो ना, कभी कभी तो हम भी कहते थे कि अब तू बड़ा हो चुका है, इतना पापा पापा मत किया कर। लेकिन वह क्या कहता था, मैं चाहे जितना बड़ा हो जाऊं लेकिन मैं रहूंगा तो अपने पापा का छोटा सा बेटा ही। पर वही बेटा इतना क्यों बदल गया? रेखा, क्या एक पत्नी के आने से इतना बदलाव हो जाता है? जब अपना ही सिक्का खोता हो तो दूसरे को दोष देने का क्या फ़ायदा? रेखा जी ने कहा। पवन तो स्वार्थी था, जब तक उसे अपने माँ बाप की ज़रूरत थी तब तक तो उन्हें बहुत पूछा और फिर भूल गया। वही चाहता तो अपनी पत्नी को समझा सकता था, और नहीं समझ रही थी तो कह देता, यदि मैं अपने माता पिता को छोड़कर जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने माता पिता से हर एक रिश्ता और नाता तोड़ना होगा। पवन के इतने ही कहते साथ ना उस लड़की की अकड़ अपने आप ठिकाने आ जाती। ना जाने कैसी लड़कियां होती जो मायके से ससुराल आते ही सास ससुराल में दरार डालना शुरू कर देती है। यही तो हर लड़की चाहती है कि उसके मायके सारी बनी रहे, उसका भाई कभी उसके माता पिता को छोड़कर ना जाए। लेकिन ससुराल जाने के बाद सबसे पहले वह अपने पति को ही उनके माता पिता से दूर करना चाहती। आखिर क्यों जी? रेखा जी ने कुशल जी से कहा। तब कुशल जी कहते, पता नहीं रेखा कि कोई भी बेटी बहू बनकर इतना कैसे बदल जाती है। पापा की परी है तो दूसरे घर की बहू भी तो है, क्या उसका कर्तव्य अपने ससुराल के प्रति कुछ नहीं होता? कुशल जी और रेखा जी वहाँ से अपने घर आते और घर आते ही साथ अपनी बेटी से कहते, बेटी एक बात कर तुम हमसे। उनकी बेटी परी ने कहा, क्या हुआ पापा मम्मी, अचानक से आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? तब कुशल जी और रेखा जी अपनी बेटी को प्रेम जी और उनकी पत्नी शोभा जी के बारे में बताते हुए कहते, तू जिस भी घर की बहू बनेगी उस घर में कभी भी अपने पति को अपने सास ससुर से अलग मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बेटा अपने माँ बाप से अलग रहे। ऐसा कभी नहीं होगा पापा, उनकी बेटी परी ने कहा। आप दोनों के संस्कार हैं मेरे साथ, और मैंने खुद देखा कि मम्मी दादी और दादाजी के साथ कितने अच्छे से रहती थी। बल्कि मम्मी तो यह कहती थी कि दादी के साथ रहती थी, इसलिए उन्हें तो पता भी नहीं चला कि हम बच्चे कब बड़े हो गए। मेरी मम्मी तो उन बहुओं में से जो अपनी सास के मरने पर खूब रोई। दूसरे दिन प्रेम जी और उनकी पत्नी शोभा जी ट्रेन में बैठकर अपने बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए निकल जाते। शोभा जी प्रेम जी से कह रही थी, पोते को देखने के लिए तो मैं बहुत ताबड़ी हो रही हूँ। प्रेम जी ने कहा, यही हालत तो मेरी है। बातें करते करते स्टेशन आ जाता और स्टेशन से वह अपने बेटे के घर पहुँच जाते। घर के बाहर जाकर जब डोरबेल बजा तो दरवाजा उनके समधी और समधन खोलते। रीता के माता पिता को घर का दरवाजा खोलते हुए देख वह आश्चर्य में पड़ जाते। कहीं ना कहीं मन में यह ख्याल भी आता कि बेटे ने सास ससुर को तो बुला लिया और माँ बाप को भूल गया। फिर सोचते, शायद यह भी हमारी तरह फोटो देखकर आए हों। आखिर नाती को देखने का मन तो इनका भी हुआ होगा। वह उनसे नमस्ते करते और रीता
के माता पिता मन में सोच रहे थे, ये कहाँ से आ गए, इन्हें किसने बुलाया। तभी वहाँ पवन आते हुए रीता के माता पिता से कहता, कौन है। मम्मी जी, पापा जी। और वह अपने माता पिता को देखकर हैरान हो जाता और उसके मुंह से निकलता, माँ पापा आप क्यों बेटा, हमें देखकर इतने आश्चर्य में क्यों पड़ गए। प्रेम जी ने कहा, अरे नहीं पापा, वह अचानक से देखा तो हैरान रह गया और उन्हें अंदर आने के लिए कहकर वहां से चला जाता। शोभा जी कहने ही वाली थी कि बेटा ये बैग तुम अंदर रख दो, बहुत भारी है, तुम्हारे पापा से नहीं उठेगा, लेकिन पवन के पास इतना सुनने के लिए भी समय कहाँ था। दोनों ही बैग को उठाते और अंदर लेकर आ जाते। पवन और रीता के माता पिता रीता के कमरे में जाते। जब रीता को पता चलता तो वह पवन से कहती, इन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी। तब पवन ने कहा, मैंने थोड़ी ना बुलाया है, कहीं से पता चल गया होगा तो आ गए, अब आए हैं तो 2-4 दिन में चले जाएंगे। तभी रीता ने कहा, चले तो जाएंगे लेकिन 2-4 दिन तक रुकेंगे कहाँ, हमारा घर कोई महल तो है ही नहीं कि बहुत से कमरे होंगे, तुम चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ। पवन कहता। तभी रीता ने कहा, जो करना है सो करो, लेकिन मेरा कमरा और मेरे मम्मी पापा का कमरा तो उन्हें नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम सीढ़ियों के नीचे जो छोटा सा कमरा है उसे साफ करा कर उन्हें दे दो। रीता कहती, पर वह तो बहुत छोटा है। तब रीता ने कहा, तो कौन सा, वह बसने के लिए आए हैं, 2-4 दिन की बात है, छोटे कमरे में रह लेंगे। ठीक है, पवन ने कहा। पवन घर की मेज से कहता कि वह सीढ़ियों वाला कमरा साफ कर दो। तब मेत ने कहा, वह कमरा तो बहुत गंदा है, उसे साफ करने के लिए अलग से पैसे लूँगी। पवन कहता, ठीक है। तभी प्रेम जी और शोभा जी पवन से कहते, बेटा हम तो अपने पोते को देखने के लिए आए हैं, तो पोते को लेकर आओ। तभी शोभा जी ने कहा, मैं बहू के पास जाती हूँ, पोते को लेकर आती हूँ। कहते हुए शोभा जी अपनी बहू के कमरे में जाती और अपने पोते को उठाने रखती। तभी रीता कहती, मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन आप सफ़र से आई हैं तो रोहन को बात में देख लेना, कहीं मेरे बेटे को कोई इन्फेक्शन हो गया तो। तब रीता जी ने कहा, बेटा मैं हाथ मुंह धोकर आई हूँ। शोभा जी अपने पोते को लेकर बाहर चली जाती और प्रेम जी अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते। दोनों ही उसे खिलाने रखते कि इतने में उनका पोता रोने लगता। तभी रीता के माँ बाप आकर कहते, जब बच्चे को संभालना नहीं आता तो लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, राव मैं चुप करा देती हूँ और उनकी गोद से उनके पोते को ले लेती। प्रेम जी और शोभा जी ने तो जी भरकर अभी अपने पोते को देखा ही नहीं था। तभी शोभा जी कहती, छोटा है ना, इसलिए माँ के बिना ज़्यादा समय रह नहीं सकता, भूख रखी होगी, बहू दूध पिला देगी तो शांत हो जाएगा, तब तक हम कमरे में जाते हैं, आप भी आराम कर लीजिए। जब शोभा जी और प्रेम जी कमरे में जाते तो देखते कि कमरा बहुत छोटा है, एक छोटा सा कमरा और उसमें एक छोटा सा पलंग, कमरे में अंधेरा भी बहुत था और बदबू भी आ रही थी। तभी शोभा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा यह कमरा तो बहुत छोटा है और अंधेरा भी है। तभी पवन कहता, माँ आप कौन सा यहाँ बसने के लिए आए हैं, 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लीजिए ना, और अंधेरा हो या उचेरा उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक छोटा सा बर्फ़ रखवा दूँगा, उसके बाद तो ठीक है। कहते हुए पवन वहां से चला जाता। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर प्रेम जी और शोभा जी दोनों को ही अच्छा नहीं रखता और उन्हें वह दिन याद आ जाता जब वह किराए के एक छोटे से घर में रहने के लिए गए थे। उस घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा देखने में बहुत सुंदर और अच्छा भी बना हुआ था, लेकिन एक कमरा छोटा सा था। घर में जाते ही साथ पवन ने कह दिया था कि मैं तो बड़े वाले कमरे में रहूँगा, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो मम्मी पापा मुझे प्लीज़ इसी में रहने दीजिए। यह बात सुन प्रेम जी और शोभा जी कहते, अरे बेटा यह भी कोई कहने वाली बात है, हमने तो घर रहने के पहले ही सोच लिया था कि तुम्हें इसी कमरे में रहने देंगे और हमें क्या करना है, हम तो छोटे कमरे में रह लेंगे। जिस बेटे को उन्होंने घर का सबसे सुंदर कमरा दिया था, आज उसी बेटे ने उन्हें घर का सबसे बेकार कमरा रहने के लिए दिया, वह भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए। बेटे की बात को उन्होंने फिर अनसुना किया और उस कमरे में चले गए। रात के 12 ही बजे थे कि अचानक से रीता के चिल्लाने की आवाज़ आती। रीता की आवाज़ सुनकर रीता के माता पिता और पवन के माता पिता कमरे में जाते। तभी पवन की माँ शोभा जी कहती, बेटा क्या हुआ, बहू क्यों चिल्ला रही है। तभी पवन ने कहा, यह तो आपको ही पता होना चाहिए, रीता ने आपसे कहा था ना कि आप सफ़र से आई हैं, अभी मेरे बेटे को मत लीजिए, देखिए आपके छूने से वह बीमार हो गया, अब तो हद ही पार हो गई। तब शोभा जी ने कहा, बेटा छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखा लो, वही ठीक हो जाएगा। तभी पवन कहता,
अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कीजिए माँ, यह सिर्फ आपके और पापा के वजह से बीमार हुआ है। तभी प्रेम जी ने कहा, बेटा क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुम उस पर आरोप लगा रहे हो। अरे यहाँ पर तो हम अपने पोते से मिलने के लिए आए थे, तुम्हारी हर गलती को हम माफ़ करते गए, लेकिन तुम हमें यहाँ पर अपमान कर रहे हो। क्या तुमने अब थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है? तभी रीता ने कहा, शर्म यदि आप में होती तो अभी तक यहाँ खड़े ना होते। तभी प्रेम जी ने कहा, बहू शर्म किसे कहते तुम जानती भी हो। यदि तुम में शर्म होती तो अपने ससुर से इस तरह बात ना करती, लेकिन मैं भी तुमसे उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? शर्म नाम की चीज़ तो तुम्हारे माता पिता में भी नहीं है, जो बेटी के घर में देरा लेकर बैठे हुए हैं, 1 महीने से घर में रुके हुए हैं। तभी रीता ने कहा, वह मेरे माता पिता हैं और वह अपनी बेटी के घर में रुके हुए हैं, उसमें उन्हें किस बात की शर्म? और वह सिर्फ मेरे कहने पर यहाँ पर आए हैं। मैं तो गर्भवती थी, आप दोनों को तो मेरी चिंता थी नहीं, तो मुझे किसी को तो बुलाना था ना अपनी देखभाल करने के लिए, और इस हालत में अपने घर के काम कैसे करती? इसलिए मेरे माता पिता मेरी मदद करने के लिए आए हैं। यह सब बातें घर का नौकर भी सुन रहा था। अब तो हद पार हो रही थी, नौकर से भी रहा नहीं गया और उसने कह दिया, मैम साहब बुरा मत मानना, लेकिन आपके माता पिता यहाँ पर आपकी कोई मदद तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन पैसे जरूर उड़ा रहे हैं। घर का एक क्या काम करते? घर के तो सारे काम के लिए आपने नौकर लगा कर रखे हैं। तभी रीता ने गुस्से में कहा, नौकर हो नौकर की तरह रहो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। तभी नौकर ने कह दिया, जो बेटा और बहू अपने माँ बाप सास ससुर की इज्जत ना कर सके, उस घर में तो मैं भी काम करना ना चाहूँ। आपने तो अपने सास ससुर को खबर तक नहीं दी माँ बनने की, लेकिन वह फिर भी अपने पोते को देखने के लिए चले आए। तभी पवन ने कहा, देखिए पापा, मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। अभी अभी मेरा बेटा इस दुनिया में आया है, मैं उसे ये सब दिखाना नहीं चाहता। 2 दिन बाद मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ, आप चले जाना। तभी प्रेम जी ने कहा, 2 दिन? अब मैं इस घर में 2 मिनट भी नहीं रुकूंगा। और वह अपना बैग लेते और अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चले जाते। घर का नौकर बाहर आकर कहता कि आप कहाँ जाएंगे, अभी तो रात के 12 बजे हुए हैं। तभी प्रेम जी ने कहा, हम स्टेशन चले जाएंगे, जो ट्रेन मिलेगी उससे घर पहुंच जाएंगे। तब घर के नौकर ने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, प्रेम जी ने कहा। तब घर के नौकर ने कहा, आपका बेटा एक बेटा होने का फर्ज भले ही ना निभाए, लेकिन मैं तो इंसान होने का फर्ज निभाऊंगा, जिसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकते। तभी शोभा जी ने कहा, हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। नौकर ने कहा, माँ जी ऊपर वाला है, वह सब देखता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही करता है। और जब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे किसी का क्या डर? और वैसे भी मुझे तो किसी के घर में भी जाकर काम करना है, तो एक अच्छे घर में जाकर काम करूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए, मुझे नौकरी कहीं और मिल जाएगी। घर का नौकर एक टैक्सी बुलाता और उन्हें स्टेशन छोड़ने जाता, और सुबह जब 5 बजे ट्रेन आती तो उसमें बिठाकर वह अपने घर वापस आ जाता। उसे तो कहीं और नौकरी मिल जाती, लेकिन रीता और पवन को नए नौकर नहीं मिलते। 2 दिन घर के काम करते करते रीता की माँ भी थक चुकी थी और पिता की भी हालत खराब हो चुकी थी। इसलिए वही कहते, बेटी बहुत रुक लिया तेरे घर पर, अब मेरी बहू भी मुझे बुला रही है तो मैं वहीं जाती हूँ। आखिर माँ बाप तो अपने बेटे बहू के ही घर पर अच्छे रखते हैं, बेटियों के घर नहीं। यह सुन रीता ने कहा, मम्मी पापा, मुसीबत के वक्त आपने भी रंग दिखा दिया ना, मुझे आपकी ज़रूरत है और आप जा रहे हैं। रीता के माता पिता कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते। प्रेम जी और शोभा जी घर पहुँच जाते तो कुशल जी और रेखा जी उनसे मिलने के लिए आते और कहते, क्या हुआ वहाँ? प्रेम जी ने कहा, वही जिसका तुझे डर था और तू तो रोकना भी चाहता था, लेकिन हम अपने मन को नहीं संभाल सके और बेइज्जत होने के लिए वहाँ चले ही गए। लेकिन अब सोच रहा हूँ उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अरे अभी जिंदगी बाकी है, दुखी होकर नहीं खुश होकर जिएंगे। यह हुई ना बात? कुशल जी ने कहा, प्रेम जी पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते और उन्होंने अपना पुराना शौक जाहिर किया। शोभा जी को खाना बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने बच्चों को खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया और अपनी ज़िंदगी एक नई तरीके से जीने लगे। इसी तरह 5 वर्ष निकल गए। इन 5 वर्ष में पवन और रीता ने प्रेम जी और शोभा जी को एक बार भी फ़ोन नहीं किया।
एक दिन अचानक से रीता का बेटा बीमार हो जाता। 1 महीने से डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। तभी कोई कहता कि डॉक्टर अशोक को दिखाओ, वही शायद तुम्हारे बेटे का अच्छे से इलाज करते। डॉक्टर अशोक का नाम सुनते ही कोई याद आता कि वही तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब रीता ने कहा, देर किस बात की, तुम अपने पापा से बात करो। तब पवन ने कहा, क्या वह अब हमारी मदद करेंगे? तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? तब रीता ने कहा, सारी गलती तुम्हारी थी, तुम्हें तो कम से कम अपने पापा का पक्ष लेना चाहिए था। तब पवन गुस्से में कहता, मेरी गलती? तुम ही तो मेरे माता पिता को कभी पसंद नहीं करती थी। दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। फिर रीता कहती, जो हो गया सो हो गया, आखिरकार हमारा बेटा रोहन भी तो उनका पोता है ना, अपने पोते के लिए इतना तो करेंगे ही। पवन अपने पापा को फ़ोन लगाता, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था क्योंकि नंबर बदल चुका था। पवन ने कहा, यह नंबर तो लग ही नहीं रहा है। तभी रीता कहती, किसी और को फ़ोन लगाओ जो तुम्हारे पापा से बात करा सके। पवन कहता, कुशल अंकल को फ़ोन लगाता हूँ। पवन कुशल अंकल को फ़ोन लगाता तो सारी बात बता देता। तभी कुशल जी कहते, वाह बेटा, आज भी अपने पापा को याद किया तो ज़रूरत हुई उस वक्त, अब क्यों इतनी तरफ रहे हो अपने बेटे की बीमारी से? तभी पवन ने कहा, अंकल पुरानी बातें याद मत कीजिए, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है, यदि उसे कुछ हो गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। तभी कुशल जी ने कहा, बेटा अभी खोगे तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन जब बुढ़ापे में वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें धक्के मारकर घर से निकालेगा, तो ज़्यादा दुख होगा। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? पवन ने चिल्ला कर कहा, यह मेरा बेटा बीमार है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। कुशल जी तो पवन से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसके बेटे के लिए वह प्रेम जी से बात करा देते। प्रेम जी अपने मित्र अशोक से कहते और वह पवन के बेटे रोहन को देखने लिए तैयार हो जाता। डॉक्टर अशोक रोहन का चेकअप कराते और रोहन कुछ समय बाद पहले की तरह स्वस्थ हो जाता। फिर एक दिन अचानक से प्रेम जी और शोभा जी के घर की दौड़ बैल बजती। जब वह दरवाज़ा खोलकर देखते तो उनके बेटे बहू और पोता रोहन था। अपने बेटे बहू को देखकर वह हैरान थे। पवन ने कहा, माँ पापा, क्या हम अंदर आ सकते? प्रेम जी कुछ भी कहे बिना वहाँ से चले जाते। शोभा जी उन्हें अंदर आने के लिए कहती। तभी पवन अपने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता, पापा, मेरा बेटा 1 महीने को बीमार हो गया, मेरी तरफ होता डर लगने लगा कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन मैंने तो आपको कितना दुख दर्द दिया, आपने मेरी हर एक खुशी पूरी की, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। आज भी मुझ पर जब मुसीबत आई तो आपने ही मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने आपका साथ कब का छोड़ दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गया कि एक पिता के लिए बेटे का प्यार क्या होता है। मैंने जो भी गलती की थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। रीता ने भी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी। तब प्रेम जी ने कहा, अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही तुम दोनों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तुम दोनों अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो और हम अपनी दुनिया में, चाहो तो कुछ दिन रुक सकते हो। घर का आज भी एक अच्छा कमरा तुम दोनों के लिए खाली है, जाकर रह सकते हो, और नहीं रुकना है तो दरवाज़ा खुला हुआ है। ए सुन पवन, रीता अपने बेटे रोहन का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने रखते। तभी रोहन हाथ चुराते हुए भागता और अपने दादा दादी का हाथ पकड़ते हुए कहता, आप मुझसे भी नाराज़ हैं? गलती तो मम्मी पापा की है, तो मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? यही सुन प्रेम जी और शोभा जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोहन को अपने गले से लगाया और पवन और रीता को सुधरने का एक और मौका दिया। पवन ने ट्रांसफ़र करा लिया और अपनी नौकरी अपने उसी शहर में लगवा ली जहां उसके मम्मी पापा रह रहे थे। अब वह सब एक घर में एक साथ रह रहे थे और सभी खुश थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।